वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये पावर क्वालिटी लेक्चर के सिलसिले में तीसरा लेक्चर है और आपको ये जो टाइटल में आपको मिल जाएगा, जब आप देखेंगे कि टाइटल अलग से चेक करें तो उस टाइटल में आपको पावर क्वालिटी का टाइटल भी मिलेगा। उसमें तकरीबन ये आप देखेंगे कि अभी ये वीडियोस लोड होती जाएंगी और पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे। ये जो इस वक्त लेक्चर आपके सामने है, ये इससे मुताल्लिक़ है कि मैंने आपको पहले बताया कि पावर क्वालिटी की जो पैरामीटर्स हैं, वोल्टेज बेस, वोल्टेज रिलेटेड, करंट बेस्ड, फ्रीक्वेंसी है, इन सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए ऑर्डिनरी जो इक्विपमेंट आपके पास है या हमारे पास है, इलेक्ट्रिकल एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, उनसे फिर इस एक्यूरेसी या इस वेरिएशन या इस इम्पेयरमेंट को चेक करना सही नहीं है, क्योंकि इनकी एक्यूरेसी क्लास और इनकी मेजरमेंट के तरीके वो नहीं हैं जो कि एक स्टैंडर्ड मीटर के होने चाहिए। अब आपको मिसाल के तौर पे अगर आपने काम किया है एनर्जी मीटर्स पे, आपको पता है एनर्जी मीटर तो खुद एनर्जी मेजर करता है, उसकी अपनी क्लासेस भी डिफाइन है, आप उसी हिसाब से ख़रीदते भी हैं। लेकिन जब आपका कोई डिस्प्यूट हो जाए एनर्जी ख़रीदने के बारे में कस्टमर से, तो फिर आपको और लैब में भी हर मीटर को एक और मीटर से चेक करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एनर्जी मीटर, और उसकी एक्यूरेसी क्लास बड़ी हाई होती है, उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक एनर्जी मीटर 1 लाख रुपए का है तो वो 10 लाख रुपए से कम में शायद ही मिले, जो कि कहलाएगा स्टैंडर्ड एनर्जी मीटर, जिससे कि आप बाकी सारे एनर्जी मीटर को टेस्ट करते हैं। इसी तरह जब आप पावर क्वालिटी मेजर करते हैं तो उसके लिए फिर इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ़ क्वालिटी के, मुख्तलिफ़ एक्यूरेसी के, और उनके अंदर उनकी मेजरमेंट का तरीका ही बिल्कुल अलग होता है और वो डिफ़ाइन किया जाता है, क्योंकि जो पावर क्वालिटी का ताल्लुक में फिर ज़ाहिर डिस्प्यूट होंगे तो फिर उसमें लॉ सूट्स भी होंगे, केसेस भी होंगे, पैसे भी इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें आईसी में जो है वो ये मेंशन कर दिया गया है कि किस तरीके से, किन तरीक़ों से आप मेजर करें और इक्विपमेंट की एक्यूरेसी क्लास और उसकी जो मेजरमेंट का तरीका, मेथड जो है वो क्या होना चाहिए। इस हिसाब से आईसी ने 3 क्लासें डिफ़ाइन की हुई हैं। इससे पहले कि मैं क्लासेस पे जाऊं, यहाँ पर मैंने ये रिपीट कर दिया है कि कौन कौन से पैरामीटर हैं जो कि आपको मेजर करने हैं फॉर दी एनालिसिस ऑफ द पावर क्वालिटी। ये आपके सामने, ये मैं तकरीबन हर स्लाइड में मैंने ऐड कर दिया ये स्लाइड, क्योंकि जब भी आप कोई भी लेक्चर देखें तो आपको जब बात हो रही हो तो आपके सामने ये सारी चीज़ें हों कि आखिर किन किन पैरामीटर्स पे पावर क्वालिटी को चेक करना ज़रूरी है एज़ पर द स्टैंडर्ड आईसी। और जो आईसी के स्टैंडर्ड हैं तो समझें कमोबेश वही आईईईई की भी कहलाएंगे, वही यूरोपियन स्टैंडर्ड भी होंगे। इसमें कोई ऐसी ये नहीं है कि बहुत बड़ा फ़र्क मिल जाए आपको, क्योंकि पावर क्वालिटी एक ग्लोबल इंटरनेशनल मसला है। और आपको मैंने बताया कि जैसे जैसे भी ग्रीन एनर्जी की बातें हो रही हैं, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है जो बहुत ज़रूरी भी है, वैसे वैसे पावर क्वालिटी भी ख़राब हो रही है। तो रीज़न क्या है? रीज़न मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। रीज़न ये नहीं है कि ग्रीन एनर्जी को नहीं होना चाहिए, रीज़न ये है कि ग्रीन एनर्जी के लिए जो कंट्रोल सिस्टम लगाना ज़रूरी होता है, इन्वर्टर्स हैं और फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर्स हैं सोलर पे और विंड पे, तो उनकी वजह से उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होता है। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी इक्विपमेंट हैं वो एचसीआर बेस, आईजीबीटी बेस, डायोड बेस, जिस तरह के भी हों, वो सारे के सारे पावर क्वालिटी को ख़राब करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कॉज बन जाते हैं। तो ग्रीन एनर्जी कोई हार्मफुल नहीं है, बहुत ज़बरदस्त अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी मुस्तकिल इम्प्रूवमेंट जारी है कि किस तरह से उस ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की बनाया जाए।
मैं रिपीट इसलिए करता हूँ कि अगर कोई आदमी ये पहली दफ़ा ये देख रहा है तो जो भी बात बीच में आ जाए तो वो भी उसको समझ में आ जाए, इसलिए यहाँ पे रिपीट किया है, इसका कोई और ख़ास मकसद नहीं है। अब देखें आईसी जो है ये 61000430, ये इसमें 3 क्लासेस बताई गई हैं। मैंने बहुत समराइज़ किया, ज़ाहिर है आप स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो ये 50 सफ़ों पे होगा, सैकड़ों पे होगा, और उसमें ए, एस और बी। हमें सिर्फ कंसंट्रेट करना है क्लास ए पे। क्लास एस जो है उसमें एक्यूरेसी लेवल स्ट्रिंजेंट इतने नहीं है। वो कहना चाहिए कि फ़र्ज़ करो कि आप अपने घर की पावर क्वालिटी देखना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्री की देखना चाहते हैं, तो आप 2-4 मीटर लगा लें एक्यूरेसी क्लास के, जो कि इसीलिए यूज़ नहीं होंगे कि अगर डिस्प्यूट हो जाए तो उनकी वैल्यूज़ पे आप जाके यूटिलिटी कंपनी पे कोई केस करें या कोई आप किसी लॉ सूट में जाएं। और एक क्लास बी जो है वो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो तो फिर समझो सारे ही आ गए इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी आप लगा लें। आप लगा लें सिर्फ अपने देखने के लिए, जैसे कि हम घर पे कहना चाहिए कि शुगर चेक कर लेते हैं, ब्लड शुगर, घर पे हम जब ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं, लेकिन ये जो आपकी रीडिंग्स होती हैं, आपको मालूम है ना कि डॉक्टर या हॉस्पिटल नहीं मानेगा। वो क्यों नहीं मानेगा? इसलिए कि उसके वो कहेंगे कि स्टैंडर्ड इक्विपमेंट नहीं है ये, और इसकी एक्यूरेसी क्लास जो है बहुत ही कम है या अनडिफाइंड है बिल्कुल। आप खुद भी जाके देख लें, बीपी और ये ब्लड शुगर के जो होते हैं इनके साथ जो पर्चे निकलते हैं प्रिंटेड, उसमें देख तो लें कभी कि एक्यूरेसी क्लास क्या है। आपको हार्डली जो एक्यूरेसी क्लास जो है ना 80% मिलेगी, यानी कि अगर 100 रीडिंग आ रही है तो 80 भी हो सकती है आपके ब्लड शुगर की, और 120 भी हो सकती है। तो कभी भी उन पर रिलाई करके आप जो है इन मसलों आप डॉक्टर को के पास ना जाएं कि मैंने खुद चेक किया है, ये गलत होता है। तो वही चीज़ अप्लाई यहाँ पर भी कर रही है कि आप सिर्फ क्लास ए के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे और लगाएंगे, जिनका तरीका जिनका मेजरमेंट का तरीका जो है वो आईईसी और आईटीपीली और यूरोपियन स्टैंडर्ड में मुकर्रर है और तस्लीम शुदा है, अप्रूव्ड है, मंजूर शुदा है। ये यहाँ पर मैंने दोबारा से फिर ये भी स्लाइड आपको कई जगह मिलेगी, और आप देखेंगे कि इसमें सारी चीज़ें वही जो पैरामीटर्स हैं वो मैंने डिफ़ाइन कर दिए, दोबारा लिख दिए हैं। और फ्लिकर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फेल्टी फ्लिकर है, इसमें आप 2 चीज़ें देखेंगे, पीएलटी और पीएसटी फ्लिकर के बारे में। मैं सोच रहा हूँ अलग एक वीडियो बना दूंगा फ्लिकर पीएसटी और फ्लिकर जो है वो पीएलटी, तो उसके मुतालिक मैं अलग बता दूंगा कि क्या चीज़ है। अब आप यहाँ देखें ये इंटीग्रेशन टाइम को मैं आपको दूसरी चीज़ से समझा देता हूँ जो जल्दी समझ में आ जाए। ये तो आप पढ़ ही लेंगे, आप देख भी लेंगे। आपके देखें यहाँ आपके पास एनर्जी मीटर है, उसके अंदर आपके पास जब जो 2 पार्ट टैरिफ होती है तो एक मैक्सिमम डिमांड होती है और एक यूनिट होते हैं। मैक्सिमम डिमांड का जो है एक पीरियड होता है कि आधे घंटे में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो लेंगे, कभी ये होता है 15 मिनट में जो आएगी, ये मर्जी है यूटिलिटी कंपनी की जो उसका टैरिफ का पार्ट है। और उस कभी ऐसा होता है कि उस पूरे आधे घंटे या 15 मिनट का आप एवरेज लेंगे, कभी मैक्सिमम वैल्यू उसकी लेंगे। तो ये जो है ना ये तरीका जो पावर मेजरमेंट करने का है, मैक्सिमम डिमांड मिसाल के तौर पे, इसको ये जो टाइम है ये इंटीग्रेशन टाइम है। अब आप पीक ले लेते इंटीग्रेट नहीं कर रहे, लेकिन आपको देखें ना इंटीग्रेट आप करते हैं, आप आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं? आरएमएस वैल्यू क्या करते हैं? आप इंटीग्रेट करते हैं ना, छोटे छोटे ले करके एसी साइकिल के आप उसको आई स्क्वायर आर प्लस आई स्क्वायर टी, आर स्क्वायर टी वन, आर स्क्वायर टू, टू कर करके आई वन आई टू आई करके, और फिर आप आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। कभी भी एक बेसिक किताब देख लीजिए कि आरएमएस का को इंटीग्रेट करके किस तरह निकालते हैं, फिर उसको आप इंटीग्रेट करते हैं 0 to 2 पाई, और जब एवरेज लेते हैं तो 0 to पाई इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि अगर एवरेज वैल्यू को अगर आप 0 to 2 पाई इंटीग्रेट कर लेंगे तो जवाब 0 आ जाएगा। एक पॉजिटिव साइकिल है, एक नेगेटिव साइकिल है। तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन, यानी कि ये वही इंटीग्रेशन है जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, और उसको पढ़ते वक्त हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में फजूल पढ़ समझते हैं कि यार कहाँ इस्तेमाल होगा। बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है इसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ख़ास तौर पे इंटीग्रेशन का। तो ये जो इंटीग्रेशन टाइम है, यानी कि आपका एक फ़र्क करो कि वोल्टेज डिप आया है या सोयल आया है, सैग आया, वोल्टेज सोयल और सैग
दोनों चीज़ें, डिप और सैग एक बात है। तो आखिर वो किस तरीके से और कितनी देर के को हम कहेंगे ना, तो वो जो कितनी देर के लिए आप मेजर करेंगे, हाफ साइकिल के लिए करेंगे, पूरे साइकिल के लिए करेंगे, 1 मिनट को करेंगे, 10 मिनट को करेंगे, तो ये सारी चीज़, ये जो सारी चीज़ें है कि अगर आप वर्क करोगे 10 मिनट तक देखेंगे तो कौन सी वैल्यू लेंगे, अगर आप एक साइकिल देखेंगे तो कौन सी वैल्यू लेंगे, तो वो आप वो उसमें इंटीग्रेटेड वैल्यू लेंगे कि सारे स्मॉल पोर्शन को इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आएगी वो ले लेंगे आप इंटीग्रेट करके। तो इंटीग्रेशन से देखें एरिया अंडर कर्व भी निकालते हैं। इंटीग्रेशन का इस्तेमाल आपके पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में भी है, मैंने अलग वीडियो आपको बनाई हुई है इस सिलसिले में। तो ये इंटीग्रेशन टाइम वाली बात है कि आपका इंटीग्रेशन टाइम, मेजरमेंट का टाइम क्लास से इंस्ट्रूमेंट में दिया है वही होना है। इसको कह रहे हैं एग्रीगेशन विंडो, ठीक है ना। तो ये एग्रीगेशन जिसमें आप एग्रीगेट लेते हैं, आपने पता है एग्रीगेट लॉसेस भी होते हैं, लॉसेस में भी एग्रीगेशन होता है। तो ये सारे के सारे चीज़ें इस तरीके से हैं। तो अब आप इसमें देख लें कि आप ये सारी आपके सामने वैल्यूज़ यहाँ पर हमने दी हुई हैं। वोल्टेज डिप सैग सोयल मेजरमेंट एक्यूरेसी, वो टाइम की बात थी, एग्रीगेशन टाइम, और ये बात हो रही है यहाँ पर कि उसकी वैल्यूज़ क्या हो। तो आप देखें रजिस्ट्रेशन ऑफ सैग सोयल इवेंट शेल बी बेस्ड ऑन 1 साइकिल RMS वैल्यू अपडेटेड एवरी हाफ साइकिल फॉर क्लास ए इंस्ट्रूमेंट। देखा, क्लास ए में ये है। अब ये वैल्यू जो है कम होगी और ज़्यादा होगी आपकी सेट वैल्यू से। सेट वैल्यू कौन सी है, यानी कि डिफाइंड वैल्यू आपकी जो कमिटेड वैल्यू है, जो यूटिलिटी कंपनी ने डिफाइन की है एक्यूरेसी क्लास के सिलसिले में, उससे कम ज़्यादा होगी तो ये उसको रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये है एक्यूरेसी क्लास ए की जो है वो प्लस माइनस 0.2% होना चाहिए स्टेटेड नॉमिनल वोल्टेज की, और बी की जो है वो प्लस माइनस 2 है। बहुत फ़र्क है, देखें 0.2 और 2 ज़रा एक ही ना समझ लीजिएगा कि दोनों एक है। तो बी को तो इग्नोर ही कर दें, याद ना रखें ना कुछ करें, इसको बस ए पे कंसंट्रेट करें, एस को भी छोड़ें, आप सिर्फ और सिर्फ ए पे कंसंट्रेशन रखिए। और आपको ये मालूम होना चाहिए, आपसे वाई में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इस्तेमाल करेंगे। जब आप इक्विपमेंट ख़रीदेंगे तो आप ये चीज़ें चेक करेंगे। ये वाली वीडियो का मकसद ही ये है कि जब आप इक्विपमेंट सेलेक्शन करेंगे, आप इस पोजीशन पे हैं कि आपको इक्विपमेंट ख़रीदने पे डिसीशन मेकिंग है, कंपेयर करना है, 5 बिड्स आ गई, 10 बिडें आ गई, हर आदमी अपने अपने दावे कर रहा है, तो उसके अंदर फिर ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होंगी। और फ्लिकर भी आपको चेक करना होगा, फ्लिकर वाला मामला भी। ये फ्लैगिंग है कि जो फ्लैग कंसेप्ट ये है कि ये मल्टीपल काउंटिंग को अवॉइड करता है। काउंटिंग ऑफ सिंगल इवेंट मोर देन वंस फॉर ए डिफरेंट पैरामीटर, यानी फ़र्क करोगे वोल्टेज भी है लो हो रहा है और फ्रीक्वेंसी भी लो हो रही है, तो ये हर दफ़ा दोनों चीज़ें मेजर नहीं करेगा। जो वोल्टेज वाला वोल्टेज मेजर अलग करेगा जबकि वोल्टेज होगा, और ये नहीं होगा कि वो सारे इवेंट हर दफ़ा एक ही इवेंट में सारी चीज़ें काउंट कर ले। जो आप उसको इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं और वोल्टेज डिप वाला वोल्टेज को उसी अपने हिसाब से करेगा। तो इसको कहते हैं फ्लैगिंग ऑफ इवेंट के। ये आपको क्लियर कट मालूम होना चाहिए कि ये कौन सा इवेंट है। और फॉर एग्जांपल काउंटिंग अ सिंगल डिप एज बोथ अ डिप एंड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, ये इस तरह नहीं करेंगे आप, इसको अवॉइड करेंगे। अगर आप उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी वेरिएशन का इवेंट है तो उसमें वोल्टेज की बात ना करें, और जब वोल्टेज वाले को एनालाइज करें तो फिर वोल्टेज की बात करें। ये देखिए फ्रीक्वेंसी के बारे में भी दिया हुआ है कि कैसे, एक्यूरेसी क्लास भी दी हुई है, प्लस माइनस 10 मिली हर्ट्स इसकी दी हुई है। अब अनबैलेंस है, अनबैलेंस वोल्टेज, अनबैलेंस करंट, तो ये कंपोनेंट को इसमें देखें ये कैलकुलेट कर रहा है, और इसमें भी देखें वही टाइम दिया हुआ है। क्या टाइम दिया, 10 साइकिल, 150 साइकिल, 10 मिनट, 2 आवर के इंटरवल में वो कैलकुलेशन आपके कर रहा है। तो ये सब क्लास ए जो है ये आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रट लें ज़बानी। हाँ, थोड़ा थोड़ा चीज़ें डेफिनेशन या इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि ये क्या होता है, ये क्या चीज़ है, और ए बी सी कितनी क्लासेस हैं, ए क्लास खाली यूज़ इस्तेमाल हो रही है इक्विपमेंट के लिए, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन या एग्रीगेशन
का तरीका है, कार क्या है, उसका विंडो क्या है। विंडो इसी को कह रहे हैं, जो साइकिल नहीं लिखे हुए और टाइम लिखा हुआ है ना, इसी को विंडो कह रहे हैं। इतनी बड़ी विंडो है ये, कर्व में उसको विंडो ही कहते हैं जब ग्राफ बनाते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो है, और मैं ज़रा इसमें आराम आराम से तफसील से चीज़ें समझा रहा हूँ, ताकि ये एक नया टॉपिक ज़रूर है, तो इसलिए ये आप लोग आसानी से उसको सुन लें, समझ लें। हाँ, बहरहाल ये बात अपनी जगह मैं बता रहा हूँ आपको, कोई नई बात नहीं, कोई ख़ास बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं। सिर्फ वो एक कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट अब इसलिए हो गया है कि जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी, अल्टरनेटिंग एनर्जी आ रही है सिस्टम में, उसके साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इक्विपमेंट आ रहा है, इसी तो वो अनबैलेंस और पावर क्वालिटी को इम्पेयरमेंट, उसमें इम्पेयरमेंट पैदा कर रहा है, ख़राबी पैदा कर रहा है। इसी तरह अगर फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इक्विपमेंट जो भी इस्तेमाल हो रहा है, आप ये समझ लें सब का सब पावर क्वालिटी को ख़राब करता है। क्यों? उसके अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, और वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें अगर बड़ी अच्छी टॉप क्लास क्वालिटी की नहीं लगाई गई हैं, क्योंकि बहुत से मैन्युफैक्चरर या बहुत से जो होते हैं, फ़र्क करो कि मैं एक विंड का छोटा प्लांट लगा रहा हूँ और मैं बिजली देना चाहता हूँ डिस्कोस को, तो मैं यार ख़राब सा कम क्वालिटी का इक्विपमेंट ख़रीद लूँगा, कौन इतनी डिटेलिंग में जाएगा, और उससे मैं जो भी जनरेशन होगी उसके अंदर वो अच्छी कन्वर्ट होके एसी में इंटीग्रेट नहीं होगी, तो नुकसान तो उसको ही होना है, डिस्कोस को। तो इस तरह की जो है ना ये हेरा फेरियाँ करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि एज ए कंसल्टेंट आपको ये सारी चीज़ें पता हों कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नए बच्चों को ज़रूर बताएं, मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि नए इंजीनियर्स को ज़रूर बताएं, क्योंकि उनको बाहर जाना है मुल्क से अगर, तो ये चीज़ों का इस्तेमाल करना है और इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है।